एस्थेटिक को बौद्ध विज्ञान का वस्तुबोध का विज्ञान कहते हैं। इसके अलावा एस्थेटिक को हेगेलीय आविष्कार भी कहा जाता है। परंपरागत विद्वान ने मानव आकृति का जो आकार माना है वो 7.5 इंच 7/1/2 माना है। कॉग्निशन जो जानने से संबंधित है। स्थिर देश सापेक्ष कहते हैं। स्थिर अवस्था को जो मूर्ति वास्तु आते हैं उन्हें हम देश सापेक्ष भी कह सकते हैं। तीसरे प्रकार की जो है कला का वो पूर्णतः अभिव्यंजनात्मक है। अगर प्रश्न पूछ ले कि भी कला का तीसरा प्रकार कैसा है तो उत्तर होगा अभिव्यंजनात्मक है। अब कला संख्याने शब्द में जो धातु से अच एवं टाप प्रत्यय के सहयोग से निर्मित है, जिसका तात्पर्य है स्पष्ट अभिव्यक्ति, कलांति अर्थात सुख प्रदान करने वाली मधुर कृति। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद के 8वें मंडल में यथा कला यथा सफ के रूप में प्रयुक्त हुआ। भारत में प्राचीन काल में कला के लिए शिल्प शब्द का भी प्रयोग हुआ। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में शिल्प और कला दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग किया। सत्यम शिवम सुंदरम रविन्द्रनाथ टैगोर की ये कहना था। सत्यम शिवम सुंदरम ये परिभाषा रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। गुण के आधार पर कला के 2 वर्गीकरण किए गए हैं। गुणों के आधार पर तो 2 वर्गीकरण कौन कौन से हैं? ललित कला, उपयोगी कला। चित्राम मेवाड़ क्षेत्र में मांगलिक अवसरों पर भित्तियों पर बनाए जाने वाले रूपाकार है जिन्हें चित्राम कहा जाता है। भारत में जोगीमारा गुफा के चित्र भित्ति चित्र परंपरा के प्रथम उदाहरण हैं। भारत में लघु चित्रों का प्रारंभ जैन एवं अपभ्रंश शैली के चित्रों से माना जाता है। मध्यकाल के 15वीं से 18वीं सदी में भारतीय लघु चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। यानी 15वीं से जो 18वीं शताब्दी है वो लघु चित्रों का स्वर्णिम काल थी, मध्यकाल का समय। आबिना शब्द जो जल में ब्रश को भिगोकर रेखांकित करते हैं उसे आबिना कहते हैं। और इसमें आब का अर्थ है जल और बीना का अर्थ है देखना, यानी जल से देखना। इस टेक्निक में होता यूँ है कि केवल जल में ब्रश को भिगोकर रेखांकन किया जाता है। इसके अलावा दागिना एक ऐसी प्रथा है ऐसा प्रकार है कला का जिसमें चित्र के विविध भाग जैसे आकृति, आकाश, वृक्ष, वनस्पति, वेशभूषा आदि को उसमें लगाए जाने वाले रंगों से चिन्हित करना। जैसे आसमान है तो आसमान को नीले कलर से, वृक्ष है तो उन्हें ब्राउन ग्रीन कलर से, ऐसे। सूक्ष्म विभिन्न रंगों में किसी भी वस्तु के उभार प्रभाव उत्पन्न करना। जैसे ब्लू है तो ब्लू के ही डार्क रंग में, ऐसे कुछ सूक्ष्म कहते हैं। रेड है तो रेड को रेड के डार्क रंग से उभारना। गुलापामा आभूषणों में पीले व सफ़ेद रंगों का प्रयोग करना गुलापामा कहलाता है। सफ़ेदा आँख के तारे व मोतियों आदि के आभूषणों में गाढ़े सफ़ेद रंग का प्रयोग करना। इसके बाद जरब का जो बहुमूल्य रत्न जैसे मोती आदि का प्रयोग होता है तो उसे जरब कहा जाता है। जड़ा तो जरब ये अगर पेंटिंग में लगाई जा रही है, सोने चांदी आदि कुछ। दृश्य कलाएँ रूपों पर आधारित कला है। तो कला इन्हें दृश्य कलाओं को मंचीय कलाएँ, गति पर आधारित कला भी कह सकते हैं। इन्हें गयात्मक या प्रदर्शनकारी कलाएँ भी कहा जाता है। एरावत पर इंद्र चित्र नंदलाल बोस द्वारा चित्रित है। इसके अलावा महाभारत में सत्यवान जिसने घोड़े के चित्र अंकित किए इसलिए उसका नाम चित्राश्व पड़ गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाभारत कथा के अनुसार चित्राश्व के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो सत्यवान को पुकारा जाता है। या फिर कौन सा ऐसा कलाकार था जिसका नाम चित्राश्व पड़ा? तो वो भी सत्यवान हो जाएगा। प्रजापति शिल्प, सरस्वती शिल्प, शिव तत्व रत्नाकर शिल्प रत्न, कीर्तिलता आदि जो ग्रंथ है इनमें चित्रों की सामग्री, चित्र निर्माण प्रवृत्ति विस्तृत वितरण उपलब्ध है। अभिलाषिता चिंतामणि में नाट्य मंडप की सज्जा का भित्ति चित्रण विधान है। पूछा जा सकता है कि नाट्य मंडप की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो अभिलाषिता चिंतामणि में मिलती है। नारद शिल्प में चित्रों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 3 भागों में विभक्त किया गया है। भौतिक, ऊर्ध्व भूमि पर, भित्ति पर, छत पर। विनय पेटक में लेप्य चित्र शब्द का प्रयोग चूने से लिपि, पुत्ती, भित्ति बने चित्रों के लिए हुआ है। महाउमक जातक में कैसे विशाल भूमिग्रह का उल्लेख है जिसकी इष्टिका नियमित भित्तियों पर पहले सुंदर सफ़ेद प्लस्तर किया गया। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं। इसके अलावा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अध्याय 35 से लेकर 43 तक चित्रसूत्र में चित्रकला
का जो वर्णन है वो मिलता है। मालविका, अग्निमित्र, चित्रशाला, तिलक मंदिर में चित्रशालिका व उत्तर रामचरित्र में अभिलेखित विथिका शब्द का प्रयोग हुआ है। तो विथिका शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ? मालविका, अग्निमित्र, चित्रशाला, तिलक मंजरी और चित्रशालिका, उत्तर रामचरित्र। अब बात करें हम यहाँ पे चित्रादर्शित विचित्र सफल त्रिभुवनाकारम कादम्बरी है, उसके शूद्रक के धवल ग्रह का वर्णन इसमें मिलता है। रघुवंशम के 16वें सर्ग में अयोध्या नगरी का वर्णन मिलता है। तो प्रश्न पूछ सकते हैं अयोध्या नगरी का वर्णन कहाँ मिलता है? तो रघुवंशम के 16वें सर्ग में मिलता है। इसके अलावा भित्ति चित्र लिखिता विक्रमादित्य के रूप में संपूर्ण भित्ति चित्र होने की बात भी कही गई है रघुवंशम 16 में। इसके अलावा जो 9 अध्याय है चित्रसूत्र के, उसमें प्रत्येक अध्याय में क्या क्या है हम ये जानेंगे। पहले अध्याय में इस बात का उल्लेख है चित्रम परमतम, उत्तम चित्रम परमतम। तो ये वाक्य प्रथम अध्याय में है। द्वितीय अध्याय में प्रमाण के बारे में बात हुई है। तीसरे अध्याय में मान के बारे में बात हुई है। चौथे अध्याय में देव प्रतिमा लक्षण के बारे में बात हुई है। पांचवें अध्याय में शैव वृद्धि सिद्धांत को बताया गया है। छठे अध्याय में प्रविधि से यानी टेक्निक से संबंधित या रंगों की बात हुई है। सातवें अध्याय में वर्गीकरण चित्रों का जो होता है वो बताया गया है, जिसमें 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं। वेणिक, नागर, कुछ इस प्रकार से बताया गया है। सत्यम च वेणिकम चेव नागरम मिश्र मैव च चित्र चतुर्विधि तस्य वक्ष्यामि लक्षणम। यानी सत्य, वेणिक, नागर और मिश्र, ये 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं। सत्य, वेणिक, नागर और मिश्रण, तो ये भी ध्यान रखना है हमें। और इसके अलावा 3 प्रकार की रेखाओं का वर्णन 7वें अध्याय में किया गया है। और 3 प्रकार की रेखाएं कौन कौन सी बताई गई है चित्रसूत्र के अनुसार? तो वो है पत्रवर्तना, आहेरिक वर्तना, बिंदु वर्तना। 8वां अध्याय जिसमें ऋषियों, गंधर्वों, दैत्यों आदि के आकृतियों के बारे में बताया गया है। और इसके अलावा जो 9वां अध्याय है उसमें तो रसों की व्याख्या की ही गई है। चित्रकला उत्कृष्ट है, इन्हीं शब्दों के साथ मार्कंडेय मुनि ने चित्रसूत्र को समाप्त किया है। तो अंतिम जो वाक्य रहा है चित्रसूत्र का, उसमें यही बात कही गई है कि चित्रकला उत्कृष्ट है। मार्कंडेय मुनि ने इस बात का उल्लेख किया है। अब सम्रांगण सूत्रधार के बारे में बात करें तो इसमें भोजदेव द्वारा रचित ये ग्रंथ है। 84 अध्याय से युक्त 6 कलाओं का अधिकृत विवेचन इसमें मिलता है। भित्ति चित्रण के लिए दीवार करने की विधि भी बताई गई है सम्रांगण सूत्रधार में। और इसके अलावा 5 प्रकार के ब्रशों का वर्णन भी किया गया है सम्रांगण सूत्रधार में। मानसोल्लास की बात करें तो सोमेश्वर द्वारा रचित है। इसे अभिलाषितार्थ चिंतामणि भी कहते हैं और मानसोल्लास भी कहते हैं। प्रथम अध्याय में चित्रकला का प्रयोग हुआ है। सोमेश्वर के अनुसार सफ़ेद, लाल, पीला और काले रंग का प्रयोग हुआ है। सोने के उपयोग का विधान पहले इसी ग्रंथ में पाया जाता है। रंगत क्या कहलाता है? तो रंगत कहलाता है रंगों का स्वभाव। ये प्रश्न इस तरह पूछा जा सकता है कि रंगों का स्वभाव क्या कहलाता है? रंगत कहलाता है मान। रंगत के हल्केपन और गहरेपन को मान कहते हैं। इसके अलावा रंगों की प्रबलता का अभिप्राय होता है चटकदार रंगों से होता है। तेजपन आ जाए तो ये गुण की प्रबलता कहलाती है रंगों में। यदि जो तेजपन आता है, प्रश्न ऐसे बनते हैं कि रंगों में जो तेजपन आता है उसे क्या कहते हैं? तो गुण, उस गुण को प्रबलता कहते हैं, गुण प्रबलता कहते हैं इसे। इस उक्त रंग का मान बढ़ना कहते हैं जब किसी भी रंग में श्वेत रंग मिलाकर उस रंग को हल्का रंग बनाता है तो उसे मान बढ़ना कहते हैं। गहरी रंगत किसी भी रंग में काला रंग मिलाने से गहरा रंग बनता है तो उसे मान का घटना कहते हैं। चमक कम हो जाती है उनकी तो मान घट जाता है। इस प्रकार पूरक रंग आमने सामने के होते हैं, विरोधी रंग विपरीत स्वभाव वाले होते हैं। पीला रंग जो होता है मानसिक सक्रियता को बढ़ाने वाला होता है। नीला रंग शांति प्रकट करने वाला होता है। और नारंगी रंग आध्यात्मिकता का होता है। सफ़ेद रंग शांति, शुद्धता, पवित्रता एवं सत्यता का होता है। अभिलाषिता चिंतामणि में स्थान निरूपण कहा गया है धरातल को। वही विष्णु धर्मोत्तम पुराण में ऐसे स्थान की संज्ञा दी गई है। तो ये सम्रांगण सूत्रधार में इसे भूमि बंधन कहा गया है। तो ये 2 कन्फ्यूजन रहेगा आपको। सम्रांगण सूत्रधार में भूमि बंधन कहा गया है और अभिलाषिता चिंतामणि में स्थान निरूपण कहा गया है। स्थान निरूपण
तो स्थान का था और अभिलाषितार्थ का था मिलाकर आप स्थान निरूपण अर्थ निकाल सकते हो। वही सम्रांगण सूत्रधार में भूमि बंधन कहा गया है और विष्णु धर्मपत्न पुराण में स्थान कहा गया है, स्थान। तो इस तरह से उत्तर इनके मिल जाएंगे। आकारों में विभिन्नता को जो मिस्र की चित्रकला है, सिद्धांत का प्रयोग मिस्र की चित्रकला में किया गया है, आकार में विभिन्नता। स्वर्णिम सिद्धांत से अंतराल विभाजन या सबसे श्रेष्ठ विभाजन कहा गया है। H.K. हेटले स्वयं सिद्धांत के प्रणेता पाइथागोरस रहे हैं H.K. हेटले के अनुसार। और मिस्रवासियों ने सर्वप्रथम पिरामिडों से इस स्वयं सिद्धांत सबसे बेस्ट जो उदाहरण मिलता है पिरामिडों से प्राप्त होता है। अब संयोजन के सिद्धांत जो 7 है, एकता, संतुलन, लय, सामंजस्य, प्रभाविता, प्रमाण, परिप्रेक्ष्य, ये सिद्धांत बताए गए हैं। इसके अलावा आवर्ती रेखाएं जो एक दूसरे का अनुकरण करती है, संधि रेखाएं जो गतिरोध के प्रकार को मृदु बनाती है, प्रमाण को संबंधता का सिद्धांत भी कहा जाता है। परिप्रेक्ष्य एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। क्षय वृद्धि का सिद्धांत भी परिप्रेक्ष्य को कहा जाता है। भारतीय शिल्प सड़ंग का हिंदी अनुवाद डॉक्टर महादेव शाह ने किया था। इसके अलावा अवबोध को प्रत्यक्षण भी कहा जाता है। इसके अलावा तीसरे आयाम का भ्रम उत्पन्न करना परिप्रेक्ष्य प्रणाली कहलाती है। पूर्व परिचित रूप को बिना देखे अपनी रेखाओं से, स्मृति रेखाओं से बनाना स्मृति रेखांकन कहलाता है। सिविल इंजीनियर आदि मकान, वस्तु, मशीन आदि जो टूल्स यूज़ में लेते हैं उन्हें प्राविधिक रेखांकन कहते हैं। स्केल का यूज़ करना, स्केल, प्रकार, चंदन का प्रयोग करना, तो ये प्रावैधिक रेखांकन कहलाता है। इसमें टेक्निकली हम किसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु की बाहम सीमा को रेखाओं द्वारा रेखांकित करना सीमांत रेखांकन कहलाता है। नवीन प्रयोगों के साथ प्रमाण परिवर्तन कर निश्चित रचना अनुअंकन कराता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसके अलावा टेक्निक के बारे में बात करें तो टेम्परा 15वीं शताब्दी के यूरोप के चित्रकार को प्रिय माध्यम था। टेम्परा गैसोपट होता है, लकड़ी के पटरे पर पीओपी व सेरस की परत चढ़ाना गैसोपट कहलाता है। ग्वेलिन इटली का एक पेपर है। सरस्वती राम जैसल द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। गणेश पाइन द्वारा सीता पेंटिंग बनाई गई थी। उसके अलावा विलेप यानी कोट्स, छाया दूसरे मानव लेप में प्रकाश दिखाने के लिए प्रयोग होता है। विलेप का ऑयल पेंटिंग में होता है। सेरस के पानी को पतला कर उस पर ब्रश लगा देते हैं ताकि कपड़े के छिद्र बंद हो जाए। इस प्रक्रिया को साइजिंग कहते हैं। एक्रेलिक कलर का इसका 1950 में संडे पेंटर्स द्वारा किया गया था। पेस्टल रंगों की बात करें तो 15वीं शताब्दी के आरंभ में से 16वीं शताब्दी में दिखाई दिया था इसका प्रयोग। सबसे पहले सफल रूप में 20वीं सदी के यूरोपीय कलाकार एडगार देगा द्वारा इसका प्रयोग किया गया था पेस्टल रंगों का। पेस्टल रंगों का स्थायीकरण के लिए फिक्सेटिव आते हैं। लाख, सुंदर रस आदि को अल्कोहल में भिगोकर फिक्सेटिव को तैयार किया जाता है। रिलीफ प्रिंटिंग की बात करें तो अक्षर मुद्रण प्रिंटिंग भी कहते हैं, लेटर प्रेस भी कहते हैं रिलीफ प्रिंटिंग को। 14वीं शताब्दी में यूरोप के कलाकार ड्यूरर ने छापा चित्रण को कलाकृति के रूप में प्रयोग किया था। उभरे हुए भाग में रोलर पर स्याही लगाकर उसे ब्लॉक या प्लेट से प्रिंटिंग मशीन से दबाव देकर छापा लिया जाता है। वुडकट के लिए प्लैंकवुड धरातल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इंटेग्लियो से ग्रेवी और मुद्रण, गहरे तल की छपाई और कहते हैं जर्मनी की दूसरी सबसे पुरानी तकनीक है इंटेग्लियो। स्टेंसिल के आधार पर विकास तो स्क्रीन प्रिंटिंग का हुआ था। कपड़े के छिद्रों में के प्रकार, जाली की सहायता, कपड़ों के छिद्रों के प्रकार की चीज़ का यूज़ किया जाता है। इसमें जाली की सघनता इसमें 25, 80 और 140 और 220 मेश होती है। तो ध्यान रखना जाली की सघनता क्या होती है, तो 50, 80, 140, 220 होती है। इसमें अब हम बात करें इंटेग्लियो, तो इंटेग्लियो में 4 तकनीक प्रयोग होती है। मेजोटिंट, ड्रॉय पॉइंट, एचिंग, एक्वाटिंट। अब स्क्रीन प्रिंटिंग में फिल्म वाली स्क्रीन को सूर्य की किरणों या हेलोजन लाइट से एक्सपोज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन स्टेट्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। स्क्रीन एक्सपोज करने के लिए वाइक्रोमेट व सिलिकोट नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। शाही रंग जल्दी सूखे, इसके लिए रंगों को में ड्रायर का प्रयोग किया जाता है। सांगानेर व बगरू में कपड़े की छपाई के लिए प्रसिद्ध है।
पाषाण युग को 3 खंडों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग। पूर्व पाषाण युग 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक होता है, जबकि मध्य पाषाण युग 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक होता है। उत्तर पाषाण युग 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक होता है। तो ये 5 युग में बांटा गया है। अब बात करें पूर्व पाषाण युग के समय की जो जगह है, तो वो भारत में मद्रास शहर के आसपास चेंगलपट्ट, अंगोला, कोडापा के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। इसलिए उत्तर पाषाण का जो अधिकांश चित्र है वो बेलारी के पास से प्राप्त हुए हैं। उत्तर पाषाण युग के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया था। अब प्रमुख शैल चित्रों के बारे में बात करें तो 1879 में दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्पेन की अल्तरमेर गुफा के शैल चित्रों की खोज का प्रारंभ हुआ था। 1867 से 1868 में आर्चिबल्ड कोलाइल द्वारा इसकी खोज की गई थी। सबसे पहले जो भारत में खोज की गई थी वो आर्चिबल्ड कोलाइल द्वारा की गई थी। श्वेत आर्चिबल्ड कोलाइल मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सोराघाट के शैल चित्रों से की थी। यानी सबसे पहले आर्चिबल्ड ने क्या खोजा था, तो सोराघाट मध्य प्रदेश से खोजा था। इसके बाद 1880 में कॉकबर्न और कोलाइल ने मिर्जापुर के शैल चित्रों पर खोज की। 1910 में एंडरसन ने सिंगापुर, 1932 में हंटर ने पंचमढ़ी के शैल चित्रों का अध्ययन प्रस्तुत किया। भीमबेटका के चित्रित शिलाचित्रों को यूनेस्को द्वारा विश्व संस्कृति धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। सिंगनपुर में 50 चित्र मिले। बुंदेली तथा रैली में होशंगाबाद नाम से भी प्रगति चित्रकला प्रसिद्ध हुआ। अब धर्मपुरी में हिरण के आखिर का शिकार चित्र मिला। शिकार के पैर पूरे पत्तियों से ढके हुए जो धर्मपुरी में शिकार चित्र मिला है। रासायनिक रंग कोयला और काजल होते हैं। भीमबेटका के शिलाश्रय से हरे रंग का चित्र पाया गया है। भीमबेटका के शिलाश्रय से हरे रंग का चित्र पाया गया है। डॉक्टर वीएस काकणकर ने उत्तर पाषाणकालीन माना है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि कहाँ से हरे रंग का चित्र पाया गया, तो भीमबेटका से पाया गया। होशंगाबाद को आदमगढ़ भी कहा जाता है। छोटी सी पहाड़ी जिसे आदमगढ़ भी कहा जाता है होशंगाबाद की। अब 6 स्तर के चित्र प्राप्त हुए हैं। सिंगनपुर चवरढल पर्वत श्रृंखला के तल में बसा हुआ है। विशालकाय महिसागर का चित्र सिंगनपुर से प्राप्त हुआ है। विजयगढ़ की हन्या नामक गुफा से प्राय गेंडे के शिकार करते हुए चित्र पाए गए हैं। ये 6 आदमी एक गेंडे को घिरे हुए हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के विंध्याचल श्रेणी में स्थित है। यहाँ 600 से अधिक शिला से प्राप्त हुए। अधिकतर चित्र लाल और सफ़ेद रंग से बने हुए भीमबेटका के अंदर। बोधगया चित्रकला की बात करें तो जोगीमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। अमरनाथ के नामक स्थान पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर रामगढ़ी पहाड़ी पर स्थित है। पहले ही छत्तीसगढ़ में आता था, बाद में ये जो मध्य प्रदेश की तरफ आ गया। रूप तक देवदीन इस प्रक्षेपगृह का प्रमुख नाटक था, जो है जोगीमारा से जो नाट्यगृह मिला है उसमें। जोगीमारा में जो गुफा है वो 6 फीट चौड़ी, 6 फीट ऊंची और 10 फीट गहरी है। ये कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। जोगीमारा भरत और सांची की मूर्तिकला से साम्यता रखते हैं। डॉक्टर राय कृष्णदास इन चित्रों को जैन धर्म के मानते हैं, तो असित कुमार हलदार देवदासियों के विशेष इन चित्रों का संबंध जोड़ते हैं। डॉक्टर राय कृष्णदास ने इन चित्रों को जैन धर्म से मानते हैं, हलदार देवदासियों के रूप में मानते। कुमार हलदार डॉक्टर जो हलदार है असित कुमार हलदार, वो इन देवदासियों से मानते हैं। 1914 में सेमंद्र गुप्त और असित कुमार हलदार ने जोगीमारा चित्रों का अध्ययन किया और उनको भी तैयार की थी। जो यहाँ पे चित्र प्राप्त हुए उसमें से कुमुदनी के फूल और भारतीय स्थापत्य साहित्य में ऐसे बोनों का खूब अंकन हुआ है, में जोगीमारा से मिला है। सिर पे चोच बनी हुई है। बोनों की आकृति में भरूतु सांची से साम्यता रखती है। जोगीमारा की जो बोनों की आकृति है वो भरूतु सांची की आकृति जो है उनसे साम्यता रखती है, तो उसे पूछा जा सकता है। वाकाटक काल में अजंता का महत्वपूर्ण समय था। सप्तप्रपात बाघोर नदी का उद्गम स्थल है। अजंता के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बाघोर नदी का जो उद्गम स्थल है वो सप्तप्रपात को माना जाता है। वाकाटक काल में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था। 1819 में मद्रास के रेजिमेंट के एक फौज अधिकारी को आखेट के समय पर मेसोपोटामियन गुफाओं को पता चला था। इंडिया कंपनी ने मेजर रॉबर्ट गिल को अजंता की प्रति बनाने हेतु लंदन भेजा था। क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शित ये सबसे पहले हुई थी 1866 में एक अग्निकांड के समय, लेकिन ये नष्ट हो गई। 1872 में ब्रिटिश सरकार के आदेश पर मेजर ग्रिफिथ ने पुनः तेल रंग से इनकी आकृतियों को तैयार किया। तो किसने तैयार किया था पुनः तेल रंग से इनकी आकृतियों को? तो मेजर ग्रिफिथ ने किया था अजंता की आकृतियों को फिर से तेल रंग से दिया। लेडी एडम की एक पुस्तक अजंता फ्रेस्को प्रकाशित हुई। अगर अजंता की गुफा गिनती करें तो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है अजंता की गुफा की गिनती। अब जो गुफा संख्या 9 और 10 है वो 200 से 300 ईसा पूर्व पुरानी है। वहीं पे हम बात करें गुफा संख्या 16-17 की तो 4वीं-5वीं शताब्दी में बनी थी, और गुफा संख्या 1 व 2 5वीं-6वीं शताब्दी में बनी थी। तो महायान संप्रदाय के पश्चात बौद्ध धर्म की मूर्ति की कल्पना हुई थी, यानी महायान संप्रदाय के पश्चात बौद्ध धर्म की मूर्ति की
हुई थी। वाचस्पति गेवरा ने अजंता के चित्रों को 3 श्रेणी में विभाजित किया। तो किसने? वाचस्पति गेवरा ने। कितने श्रेणी में? 3 श्रेणी में। कौन कौन सी श्रेणी थी? अलंकारिक चित्र, रूपभेदिक चित्र, जातक कथाएं। 9, 10, 19, 26, 30 ये चैत्य थे। गुफा संख्या 10 घोड़े की नाल के आकृति के समान है, गजपृष्ठ आकार की है, जिसकी छत चपटी न होकर के गजपृष्ठ आकार की है, यानी गज के समान, जो गज की पीठ होती है उसके समान की गुफा है। इसी गुफा संख्या 10 में स्तूप पूजा का चित्रण देखने को मिलता है। 6 धन जातक का चित्र में देखने को मिलता है। हाथियों के चित्रण में अजंता के चित्र का प्रिय विषय रहा है। जो अजंता के चित्र, हाथियों का चित्रण है वो अजंता के चित्रकारों का प्रिय विषय रहा है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि किनका प्रिय विषय चित्रण हाथी रहा है, तो वो अजंता इसका उत्तर होगा। श्याम जातक शरण कुमार वाली कहानी के समान से समानता रखती है। और वाकाटक राजा हरिश्चंद्र के मंत्री वराहदेव ने गुफा संख्या 16 का निर्माण कराया था 4वीं से 5वीं शताब्दी के बीच में। गुफा संख्या 16 में माया देवी का स्वप्न, धर्मोपदेश, नंद की दीक्षा, नंद कुमार का वैराग्य, महाउमक जातक किसी चित्र में मिलते हैं। सौंदरानंद ये भी 16 गुफा संख्या 16 में चित्र प्राप्त होता है। तो इस नाटक में कथानक के चित्रण यहाँ पे बहुत खूब हुआ है, बहुत हुआ है, मतलब मंडासन राजकुमारी 16 गुफा संख्या 16 से प्राप्त होता है। हस्ती जातक गुफा संख्या 16 से प्राप्त होता है। हस्ती जातक का चित्रण बहुत ही शानदार हुआ है। गुफा संख्या 17 में बुद्ध के संघ का उपदेश देते हुए प्राप्त होता है। राहुल समर्पण गुफा संख्या 17 से, वेशांतर जातक गुफा संख्या 17 से प्राप्त हुआ चित्र है। गुफा संख्या 1 के बारे में बात करें तो यहाँ पे पद्मपाणि अवलोकित की जो मुद्रा है वो 5/9 से 2/5 की आकार की है। मार विजय, इस भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो इसका चित्र इसमें हुआ है। मार विजय का चित्रण है गुफा संख्या 1 से प्राप्त हुआ है। पद्मपाणि अवलोकित से 1 से प्राप्त हुआ है। गुफा संख्या 2 से माया देवी का स्वप्न, सर्वनाश, 2 अंगूठे वाली रमणी, 2 अंगूठे वाली महिला का चित्र प्राप्त हुआ है। त्रिभुवन स्पंजन हम कह सकते हैं, जो तीनों जगत देखने को मिलते हैं हमें अजंता के चित्र में। बाणभट्ट का शब्द है ये त्रिभुवन स्पंजन शब्द, अजंता के लिए बहुत सार्थक शब्द है ये। बाघ गुफा की बात करते हैं, इसे पंच पांडव गुफाएं कहते हैं। डेंजरफील्ड ने 1818 की खोज की थी। साहित्यिक में संघ विनिमय संघ की पत्रिका में इनको प्रकाशित कराया था। एरिक्सन और डॉक्टर इम्पे ने बाघ की गुफा के चित्र पर विस्तृत जानकारी प्रकाशित की थी। तो किसने बाघ की गुफाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी? तो एरिक्सन और इम्पे ने। विंसेंट स्मिथ 626 से 628 में जो बाकी गुफाएं ने कलियन की गुफाएं भी कहा जाता है। बाकी गुफाओं में 9 गुफाएं थी। बाद में 4 और 5 जो गुफाएं हैं उनके चित्र सुरक्षित बचे हैं, सिर्फ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें। बादामी की बात करें तो वात्यापुरम मंगलेश के चालुक्य वंश का शासक बना और उसने वात्यापीपुरम आधुनिक बादामी को अपनी राजधानी बनाया। जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, तो इसमें एक जो गुफा है बादामी से वो जैन धर्म की है, 3 गुफाएं ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। तो ये चित्र प्राप्त है। उपरांत 7वीं शती वारेंद्र नहीं, 7वीं सदी में के पूर्वाध तक भारतीय जो जैन शैली इसका चित्रकला का परंपरा भित्ति चित्र देखने को मिलता है हमें। तो 2वीं सदी से 7वीं सदी के मध्य तक का समय। पाल शैली 9 से 12 सदी के बीच में शुरू हुई थी, 9 से 12 सदी के बीच चली थी। तो ज़्यादा कुछ खास। पाल राजवंश से शासक धर्मपाल देवपाल से 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी 1335 ईस्वी में हुई थी। कावेरी तथा बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक इसका विस्तार था। अलाउद्दीन बहमन शाह ने जो बहमनी सल्तनत का नींव डाली थी और इसमें जो 5 रियासतें थी, 5 राज्य थे वो इस प्रकार से है: अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिरार, बीदर, अभी गौबीबी। तो इसे याद कर सकते हैं, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिरार, बीदर। मुर्तजा के समय में तारीख हुसैन शाही नामक ग्रंथ का चित्रण हुआ जिस पर मालवा के नियमतनामा का प्रभाव दिखता है। बीजापुर आदिल शाह सुल्तानों की सल्तनत था। आदिल शाह सुल्तानों की सल्तनत कौन सा था? तो बीजापुर था। सुल्तान इस्माइल आदिल शाह स्वयं एक चित्रकार था क्योंकि बीजापुर का था, चित्रकार के साथ राजा। चांद सुल्ताना चित्रकला में निपुण थी, चित्रकला प्रसिद्ध विदुषी भी थी। नुजुम उल उलूम की रचना इस्माइल आदिल शाह के समय में हुई थी। चांद बीबी पोलो खेलते हुए चित्रकार
जो कि बीजापुर से संबंधित है, बीबी पोलो खेलते हुए, चांद बीबी पोलो खेलते हुए। मोहम्मद कुतुब शाह के समय दरबारी दृश्य व मुखाकृतियों का सुंदर अंकन हुआ। तुजुक आसफ़ी की रचना भी बीजापुर में हुई थी। नारी चित्रण को गोलकुंडा शैली ने ऊंचाइयाँ दी थी। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा दक्षिण शैली है के चित्र है। दक्षिण शैली ईरानी व अरेबियन कला का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है इनमें। मुगल शैली की बात करें तो मीर सैयद अली जुदाई, ख्वाजा अब्दुल हसन सिराजी हुमायूं के समय में आए थे। सुखलाल, दसवंत, मुकुंद, जगन्नाथ, माधव, महेश, ताराचंद, सावल, खेमकर्ण, हरवंश, राम तथा बसावन, ये सभी अकबर के समय के चित्रकार हैं। अकबर ने विभिन्न उपाधियाँ भी दी थी, जैसे नादिर उल मुल्क, हुमायूं, नासरी, ये उपाधियाँ। राय कृष्णदास के अनुसार अकबर के काल में लगभग 20,000 चित्र बनाए गए थे। अकबरकालीन चित्रकला में चित्रकार को कलमकर्तार कहा जाता था। मीर सैयद अली जुदाई ने मजनू का चित्र व मजनू का जन्म चित्र बनाया। अब्दुल समद सिराजी का जो अकबर का प्रिय कलाकार था, अब्दुल समद सिराजी। दशवंत श्रेष्ठ हिंदू कलाकार था। खारिजा नामक ईरानी चित्रकार ने जहांगीर की चित्रशाला का प्रमुख था। अबुल हसन जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। बिशन दास ने ईरान में प्रशिक्षण लिया था। शेख फूल सूफी संत का चित्र बिशन दास ने चित्रित किया था। उस्ताद मंसूर मनोहर, खारिजा, हसन, बिशन दास, गोवर्धन आदि इस समय के चित्रकार थे। जहांगीर चित्रकला में जहांगीर खान जो चित्रकला थी उसमें पुनरावृत्ति के प्रयोग से छाया पर्दाज को दर्शाया गया था। खरपतदाज, और जो खरपतदाज होती है उसमें रेखाओं का पुनरावर्तन होता है, जबकि छोटे छोटे बिंदु का जो प्रयोग होता है उसे दाना पर्दाज कहते हैं। दाना पर्दाज कहते थे, उनका प्रयोग हुआ। शाहजहाँकालीन शाहनामा सर्वश्रेष्ठ है, तो शाहनामा का जो रचना है शाहजहाँ के काल में हुई थी। पुस्तकों के आवरण की जिन्हें बयाज कहा जाता है, पुस्तक के आवरण जिन्हें बयाज कहा जाता है। छोटे क्वेश्चन से बन जाता है कि बयाज किसे कहते हैं, तो पुस्तकों के आवरण को बयाज कहा जाता है। सलीम का जन्म तल विभाजन के लिए जाना जाता है। चित्र केशव द्वारा चित्रित किया गया था। ये कबीर और रेदास चित्र फ़कीरुल्लाह ने बनाया था। इसके अलावा जहांगीर का सपना अबुल हसन द्वारा बनाया गया था। ग्लोब पर जहांगीर को चित्रित किया गया था। अबुल हसन के द्वारा जो नादिल उल जमा की उपाधि अबुल हसन को दी गई थी, यानी युग शिरोमणि से कहते हैं। इस प्रकार से राजस्थान लघु चित्र शैली की बात करें तो राजस्थान शैली का उद्भव विकास 17वीं से 19वीं शताब्दी में हुआ। कला साक्ष्य के आधार पर राजपूताना शैली को 2 मुख्य शैली राजस्थान चित्र शैली एवं पहाड़ी चित्र शैली के नाम से पुकारा जाता है। श्रावक प्रतिक्रमण चूर्ण की रचना 1260 में हुई थी। आहड़ जो कि उदयपुर में था। देलवाड़ा से इसकी ये जो श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी है ये आहड़ से प्राप्त हुई थी, जबकि देलवाड़ा से सुपासनाचर्यम प्राप्त हुई थी, जो 1422 से 1423 के बीच में रचना हुई थी। 1426 में कल्पसूत्र की रचना हुई। 1451 में बसंत विलास की रचना हुई। फिर 1400 ये एक गीत गोविंद की रचना भी हुई थी। 1250 के समथिंग गीत गोविंद की रचना हुई थी। 7वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य जैन तथा अजैन धर्म ग्रंथों का आधार बनाकर लघु चित्रण का कार्य प्रारंभ हुआ था। नसीरुद्दीन कृत 1605 में रागमाला का चित्रण हुआ और तथ्यात्मक आधार पर से सुदृढ़ता प्राप्त है प्रदान की थी। इन्होंने चित्रकला को लेकर के जो तथ्यात्मक आधार को सुदृढ़ता प्रदान की थी, तो वो रागमाला ने की थी, जो नसीरुद्दीन द्वारा चित्रित हुई थी, जो चावड़ से प्राप्त हुई थी। 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य जन्मोत्कर्ष हुआ राजस्थान चित्र शैली का। और इसके अलावा इन 4 भागों में बांटा गया। मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ के अंदर जयपुर, उनियारा, अलवर, शेखावटी, वही हाड़ौती के अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़, मारवाड़ शैली के अंदर जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, सिरोही, और मेवाड़ के अंदर उदयपुर व नाथद्वारा शैलियाँ आती है। 17वीं सदी में अमर सिंह प्रथम के द्वारा मेवाड़ शैली पर मुगलिया प्रभाव परिलक्षित होता है। जगत सिंह के समय में नायक नायिका का चित्रण हुआ था। महाराणा जगत सिंह के समय में जो समय था वो मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल था। साहबदीन ने भागवत पुराण की रचना की थी मेवाड़ में उस समय। और साहबदीन की कृति एक भ्रमर गीत भी है। गठिली मूँछों युक्त उभरा ललाट, विशाल नेत्र, ये जो विशेषता है ये मेवाड़ शैली के चित्रों की है। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में मनोहर, शहाबुद्दीन, नसीरुद्दीन, भेरू, कृपाराम, राम प्रताप, नयनचंद्र, जीवा, अमरा, शिवदयाल, रघुनाथ आदि प्रमुख रहे। इस शैली जोधपुर शैली मारवाड़ शैली भी कही जाती है।
कुंवर संग्राम सिंह के समय में जोधपुर के अंदर रागमाला के चित्र बने थे। मारवाड़ की प्रारंभिक अवस्था के प्रारंभिक जो साक्ष्य माना जाता है वो रागमाला के चित्र को माना जाता है। ये प्रश्न बन सकते हैं, मारवाड़ की प्रारंभिक अवस्था के साक्ष्य किसे माना जाता है, तो वो रागमाला के चित्र को माना जाता है। किसके समय में बने थे, तो कुंवर संग्राम सिंह के समय में चित्रित हुए थे। राजा जसवंत सिंह के समय में कृष्ण चरित्र को आधार बनाकर अधिक चित्रण हुआ। लंबी कदकाठी जो चित्र आपको मिलेगा वो मारवाड़ शैली में देखने को मिलेगा। मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार में भाटी, किशनदास भाटी, शिवदास भाटी, देवदास भाटी, वीरजी भाटी, नारायण भाटी। जोधपुर चित्रशैली में भी कलाकार माने जाते हैं, सेम जोधपुरी मारवाड़ शैली कही जाती है। तो छज्जू भाटी, शंकरा भूप, तरजीत मल, दाना, फतेह मोहम्मद, गोपी आदि चित्रकार थे। महाराज जयसिंह ने बीकानेर शैली के विकास में बहुत ही योगदान दिया। तो बीकानेर शैली की बात यहाँ पे हो रही है। जो महाराणा कर्ण सिंह के समय में रजा नाम के मुगल चित्रकार को अपना प्रिय चित्रकार बनाया था। कर्ण सिंह ने किसे बनाया था अपना प्रिय चित्रकार, तो रजा नामक मुगल चित्रकार को बनाया था। अनूप सिंह के समय में बीकानेर शैली के दर्शन होते हैं। तो अनूप सिंह के समय में बीकानेर शैली का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। बीकानेर शैली का जो अनूप सिंह का समय है वो चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। प्रमुख चित्रकार में अगर बात करें बीकानेर की, तो मुन्नालाल, मुकुंद, रामकिशन, जयकिशन, मथेरन, चंदूलाल का नाम उल्लेखनीय है। बीकानेर शैली के चित्र में उस्ता परिवार की चित्रकला उस्ता, कायम, कासिम, अबदीन, शाह, अहमद शाह, अहमद अली, शहदुद्दीन आदि प्रमुख चित्रकार थे। कपड़ा भंडार की गठरिया में बंद पड़ा रहा यह जो किशनगढ़ शैली का जो चित्र है वो चित्र सौंदर्य अचानक ही नाटकीय ढंग से सामने आया था। 1943 में उद्घाटित हुआ था। तब तक ये कपड़े के जो भंडार उनमें ही बंद थी किशनगढ़ की सुंदर चित्रकला। निहाल चंद का वही स्थान है जो कांगड़ा शैली में राजा संसार चंद का है। सीताराम, बदन सिंह, नानकराम, रामनाथ, सवाई राम, लाडलीदास प्रसिद्ध कलाकार हैं किशनगढ़ शैली के। हाड़ा राजपूतों के राज्य में बूंदी पोषित चित्रशैली बूंदी शैली के नाम से प्रसिद्ध है। मध्य राव देवा स्थापित बूंदी का जो बूंदी किस कला का जो कलात्मक 14वीं सदी के मध्य में राव देवा द्वारा बूंदी का कलात्मक इतिहास राव सृजन से ही माना जाता है। चलो इस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। वैसे बूंदी शैली में ललित लला व रसराज की जैसी रचनाएं हुई थी जो मतीराम ने लिखी थी। ललित राम, रसराज। बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकारों में सुरजन, किशन, साधुराम, रामलाल, अहमद अली का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बूंदी राज्य की जो कोटा, बूंदी राज्य की बात ही कोटा वल्लभ संप्रदाय का भी प्रमुख स्थान रहा है। जैसे कोटा में और बूंदी में रहा है ना वल्लभ संप्रदाय का सेम वैसा ही स्थान रहा है बूंदी में। कोटा शैली में जो झाला जी की हवेली और भी हवेली है, देवता जी की हवेली, ये प्रमुख है। महाराजा ईश्वर सिंह के समय में चित्रकला के विकास साई ब्रह्म और लाल चित्र नामक चित्रकारों का विशेष योगदान रहा। ढूंढाड़ शैली में अगर जयपुर शैली की बात करें तो कौन थे, साई ब्रह्म और लाल चित्र नामक चित्रकार जिन्हें ईश्वर सिंह के समय में विशेष विकास किया। तो किसके समय में समय था, ईश्वर सिंह के समय में थे ये दोनों ही कलाकार। लाल चित्र रामजी लाल, घासी राम, रघुनाथ, गोविंद, गोपाल, उदय, ये सब जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार। सेवक राम, शालिग्राम। तो प्रश्न पूछा जा सकता है इनसे कि शालिग्राम किस शैली से जुड़ा हुआ है, तो ये जयपुर शैली से जुड़ा हुआ है, ऐसे याद रखना पड़ेगा। बात करें राग रागनी के, सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन में अर्जुन देव रचित गुरु ग्रंथ साहिब में ही मिलता है। राग रागिनी का सर्वप्रथम अध्ययन में राजस्थान चित्रकला के 6 राग और 36 रागिनियों का विवरण मिलता है। राजस्थान शैली के प्रमुख चित्रों में 1755 से 1757 में जो बंठनी का चित्र हुआ था, 1755 से 1757 के बीच में 48.8 गुना से 36.6 मीटर की ऊंचाई और चौड़ाई है। 5 मई 1973 को बंठनी के चित्र को भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा डाक टिकट पर जारी किया गया था। ढोला मारू जो मारवाड़ का प्रसिद्ध चित्र है, ढोला मारू का कथानक मेवाड़ शैली में चित्रकार साहबदीन द्वारा किया गया था जो 2 खंडों में विभाजित था। गोधुली मेवाड़ शैली में चित्रकार चोखा द्वारा चित्रित है। गोधुली चित्र भीम सिंह के समय में चित्रित हुआ था। दीपक राग बूंदी का है, राव रतन सिंह के समय में चित्रित हुआ था। हुसैन अली व हातिम द्वारा इसे चित्रित किया गया था। और विष्णु लक्ष्मी ये रत्नदीप द्वारा चित्रित दिखाने का प्रसिद्ध चित्र है।